वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, हम लोग सबसे पहले देखो हमने नाम जो पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन एच के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक इंसान है एंड बी यहाँ पे। ठीक है, ए के पास कार है, वो अपनी कार बेचना चाहता है बी को, तब वो ए ऑफर करता है। क्या करता है? ऑफर करता है। ऑफर को हम लोग प्रपोजल भी बोलते हैं। तो ए ने ऑफर की अपनी कार और कहा कि बी ये कार खरीद ले, 2 लाख रुपीज़ में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ए ने क्या दिया? ऑफर दिया। अब बी के ऊपर बात आती है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हो जाएगा कि उसके ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई है। जब एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ए मैं तेरी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ 2 लाख रुपीज़ में, तो इसका मतलब है उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उन दोनों के बीच में एक तरीके से प्रॉमिस हो गया। ए ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं अपनी कार दूंगा, बी ने प्रॉमिस किया हाँ मैं 2 लाख रुपीज़ दूंगा। तो ये वाली चीज़ बन जाती है प्रॉमिस। अच्छा, अब बात आती है एग्रीमेंट की। तो एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन आ जाती है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? वो देखो, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि ए और बी था, ए ने अपनी कार दी तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? कार, क्योंकि बी को तो कार मिल रही है। अच्छा, ए के पास क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं, राइट। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? 2 लाख रुपीज़ हो गई। जब इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, जब कोई प्रॉमिस है जिसके अंदर कंसिडरेशन भी आती है, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास एग्रीमेंट कि एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होती है, दोनों पार्टीज़ के लिए, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। अच्छा, एग्रीमेंट के अंदर अगर हम लोग इन्फॉर्सिबल बाय लॉ करा लें, उसको इन्फॉर्सिबिलिटी दिला लें लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो यहाँ पर हम इसकी पूरी डेफिनेशन को कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ प्रॉमिस की, सबसे पहले प्रॉमिस वाली चीज़ आती है, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगा तभी प्रॉमिस बनेगा। तो यही वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जब एक ऑफर दिया जाता है और उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, देन हम उसे प्रॉमिस कहते हैं। एग्रीमेंट की बात करती हूँ तो एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ईच अदर। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि हर एक प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन जिसके अंदर आती है वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट बन गया। ओके, और इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो, प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है और उसमें कंसिडरेशन होती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। जब हम उसे इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था वो ये रहा कार वाला। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि वो 500 रुपीज़ से पॉकेट मनी देंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एक तो ये सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट हो सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, लेकिन एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप होना नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं होता। एग्रीमेंट अपने आप में एक एग्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एग्रीमेंट फिर भी मानी जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो आता है डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक आपने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इतने अच्छे से कर लिया है कि आपको समझ आना ये डिफरेंस बहुत इजीली हो जाना चाहिए। अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ तो देखो, एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हूँ तो एग्रीमेंट प्लस में इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम 2E में पढ़ते हैं, इसको हम 2H में पढ़ते हैं, याद रखना। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। उसके बाद आता है स्कोप। अगर मैं बात करती हूँ एग्रीमेंट, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट एग्रीमेंट जो होते हैं वो सोशल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसका जो होता है वो वाइडर टर्म होता है। बहुत लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसका थोड़ा नैरो हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लीगली बाउंड वाली चीज़ें आती हैं। लीगल ऑब्लिगेशन, देखो हमने एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स निकाल लेने हैं। लीगल ऑब्लिगेशन इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर होती है। नेचर अगर मैं बात करूँ तो
सारे एग्रीमेंट, देखो मैंने अभी ये बात बोली थी, वही है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होंगे। क्यों होंगे ये? अच्छा, सारे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये भी आपको करके जाना है, ध्यान देना है। और क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही आता है कि एग्रीमेंट प्लस में इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे कर लिए। इसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये वाले सारे एसेंशियल पार्ट्स चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अभी मैं इसमें समझाती हूँ, देन हम डिटेल में इनसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सेक्शन 10 के अंदर ये वाली चीज़ें दी हुई हैं, ये वाली चीज़ सेक्शन 10 में नहीं दी हुई है, लेकिन इसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ एग्रीमेंट की, तो उसकी तो डेफिनेशन में ही एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब होता है, कंसेंट का मतलब होता है कि किसी की सहमति लेना। फ्रीली का मतलब ये हो गई बिना किसी दबाव के साथ, बिना बाइजनेस के साथ, बिना किसी ऐसे उसको प्रेशराइज करके उसको उसकी फ्रीली कंसेंट लेनी चाहिए दोनों पार्टीज में। अगर ए और बी, ए ने बी को ऑफर किया था कार, तो ऐसा नहीं है ए बी पे कोई ना कोई दबाव बना सकता है या उसे गन पॉइंट पे रख के पूछ सकता है कि भाई तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तुझे ये 2 लाख की कार लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना, और ऐसा अगर होता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान जरूर देना क्योंकि इससे केस स्टडीज बनती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? माइनर मतलब 18+ से नीचे, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? मतलब 18 से नीचे, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसी टाइप से कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज आती है, इसको भी हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, 1-2 पॉइंट्स और आएंगे इसके। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो होता है समथिंग इन रिटर्न दोनों पार्टीज को मिल रहा होता है, तो वो लॉफुल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इलीगल चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि बाद में वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर वो वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वॉइड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। वॉइड का मतलब ये होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले अच्छा था, पहले अच्छा और सच्चा कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट था जब वो हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोई लॉ चेंज हो गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, या कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा। तो उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ऐसी सिचुएशन को वॉइड बोलते हैं कि वो वॉइड हो गई, बाद में वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, और ये वाली चीज़ें अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये वाला कर लेते हैं, 2 पार्टीज इन्वॉल्व। देखो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट खुद के साथ नहीं कर सकते हो, आप किसी और के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो 2 पार्टीज होती है। अगर मैं सेल का लूँ तो देयर मस्ट बी अ सेलर एंड अ बायर। एक सेलर अपने ही खुद के गुड्स को बाय नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अभी हमने ऊपर वाला जो टॉपिक किया था, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल किया था फादर एंड सन वाला, उसमें यही था कि उसमें इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, वो एक सोशल एग्रीमेंट हो गया था। तो इसीलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जिसके अंदर इंटेंशन होगा कि आप एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो ये बेसिकली हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। जैसे कि आप कोई भी काम करा रहे हो तो हर एक काम की अपनी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उसी तरीके से हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उन्हें कंप्लीट करना होना चाहिए, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ ए मीनिंग, दैट मीन्स सर्टेन होना चाहिए मीनिंग, हम लोगों को पता होना चाहिए। मान लो ए के पास 2 कार थी, चलो इसे है ना कंप्लीट, जब हम इसे डिटेल में करेंगे तब हम इसे करते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्या हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये सच में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। ओके, तो चलिए अब हम आगे करते हैं, इन्हीं को ही हम डिटेल्स में करते हैं। तो 2 पार्टीज़ वाला मैंने आपको बता दिया था, सेलर एंड बायर वाली चीज़, दोनों पार्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक केस लॉ आता है इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी। तो ये केस लॉ ये था कि डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप हो रहा था, तो पार्टनर्स ने क्या किया, डिसॉल्व किया फर्म को, एंड जितने भी एसेट्स थे खुद सब में बांट ली। तब वहाँ के जो सेल्स ऑफिसर थे, सेल्स टैक्स ऑफिसर थे, वो कहते हैं कि भैया तुम्हें तो एसेट्स मिले हैं, मुझे टैक्स चाहिए, तुमने ये एसेट्स खरीदे हैं, फर्म से खरीदे हैं,
तब वहाँ के कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, कोई भी बंदा खुद के ही एसेट्स नहीं खरीद सकता। वो पार्टनर्स थे, अगर पार्टनर्स हैं तो वो उस फर्म के एसेट्स के जॉइंट ओनर हो गए, और कोई भी बंदा खुद के एसेट्स थोड़ी ना खरीद सकता है। तो इसीलिए सेल्स टैक्स ऑफिसर की बात को ख़त्म कर दिया गया था और ये कहा गया था बायर एंड सेलर होता है, दो पार्टीज होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ही बंदा खुद की चीज़ें नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ ये वाला केस लो आपको याद रखना है, टू पार्टीज़ में। अच्छा, उसके बाद मैं बात करती हूँ पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस लो आता है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज भी बनती है, तो मैं बात बता देती हूँ। लीगल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं आपको ये समझाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हस्बैंड था वो अब्रॉड में रहता था, उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैं हर मंथ में तुझे पैसे भेजा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने एक दूसरे से ये प्रॉमिस कर लिया होगा, ये फिर बातचीत करके तय कर लिया होगा कि मैं हर मंथ तुझे पैसे भेजूंगा। कुछ मंथ्स तक हस्बैंड ने पैसे भेजे नहीं, तो वाइफ को गुस्सा आ गया, वो बेचारी कोर्ट में चली गई एंड जाके कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं दे रहा है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हर मंथ मुझे पैसे भिजवाएगा, लेकिन अब वो नहीं भिजवा रहा है, तो मैं उसे सू करना चाहती हूँ। तो क्या वो उसे सू कर सकता है, क्या वो उसे सू कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब वो बात डिस्कस हुई थी उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि वो लीगली एक दूसरे को बोल रहे हो कि यार अगर तूने नहीं किया या स्टैम्प पेपर पर लिखवाया नहीं था कि भाई तुझे पैसे हमेशा भिजवाने ही पड़ेंगे। वो एक सोशल एग्रीमेंट था, लेकिन उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, एक फादर ने अपने बेटे को कहा सीए के एग्जाम्स क्रैक कर ले, उसके बाद मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। बेटे ने बहुत मेहनत करके सीए क्लियर कर ली, अब जाके अपने पापा को कहते 5 लाख दो। पापा कहते मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था ताकि तू पढ़ ले। तो फिर वहाँ ये बात आ जाती है, बेटा कहता कि आई विल सू यू, एंड वो जाता है कोर्ट में। तो क्या वो सू कर सकता है अपने पापा को? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर भी इंटेंशन नहीं था कोई भी रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विद सर्टेन केसेस। अच्छा, जितने भी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल और रिटन हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे ये बाउंडेशन होती है कि वो रिटन में होंगे तभी माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर रिटन में होगा तभी माना जाएगा। तो जिस तरीके से जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगना है, विटनेस लग रहा है, किसी भी टाइप की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें कंप्लीट करना होगा, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अच्छा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाली थी। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में ही ए और बी का, कि ए अपनी कार को सोल्ड करना चाहता है। अब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल ए के पास 2 कार थी, एक थी ब्लैक कलर की, एक थी रेड कलर की। बी जो था उसका फेवरेट कलर था रेड। तो ये तो सोच रहा था, अच्छा ए ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, तू खरीदेगा क्या? उसने पैसे बता दिए, उसने ऑफर दे दिया। अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि अपनी ब्लैक बेच रहा है या रेड बेच रहा है। बी को सिर्फ इसकी रेड वाली का पता था और रेड वाली खरीदना चाहता था, जबकि ब्लैक ए जो बात कर रहा था वो ब्लैक कार की बात कर रहा था। तो यहाँ पर ए को ये था कि मैं तो ब्लैक कार बेच रहा हूँ, ये सोचकर उसने ऑफर दिया था। बी को ये था कि ए के पास तो रेड कार है, मैं तो रेड खरीद रहा हूँ 2 लाख में, तो उसको ये लगता है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने दोनों ने ही गलती की है, दोनों ने ही ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सी खरीद रहे हैं, कौन सी बेच रहे हैं। एक को स्पेसिफाई करना होना चाहिए था कि मैं कौन सी कार खरीद रहा हूँ, किस कंडीशन की है, सब कुछ सच्चा सच्चा और अच्छा अच्छा बताना चाहिए था। अच्छा अच्छा मतलब एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। जो एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में वो सर्टेन होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो देंगे ना, दोनों ही सर्टेन होनी चाहिए, दोनों को सेम पेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है बी कुछ और समझ रहा है, ए कुछ और समझ रहा है, देन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यही दोनों ही इनके एग्जाम्पल्स थे और हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने इसमें बोला था वो चांद तारे वाला, क्या वो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके एसेंशियल पार्ट्स कर लिए हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो क्या होता है इसमें। फ्री कंसेंट आ गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अभी हम लोगों ने किया है वो होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी हमने अभी किया है, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड ये हमें कभी करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज हम कर चुके हैं कि कंप्लीट होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ये हम कर चुके हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने की है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही आता है, अगर ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो
इन्फॉसिबल किसको कराएंगे, इन्फॉसिबल किसको कराने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्रीली सहमति देना। इसमें 2-3 वर्ड आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो वर्ड आते हैं कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन वर्ड्स का मतलब समझ लो, सारा कुछ समझ आ जाएगा। इन वर्ड्स का मतलब है, कॉर्शन का मतलब है थ्रेट देना। मैं किसी को गन पॉइंट पे कह रही हूँ, मेरी खटारा सी कार है जिसको कोई 5,000 में भी नहीं खरीदेगा, लेकिन मैं किसी को गन पॉइंट पे कह रही हूँ चल बेटा 2 लाख रुपए निकाल, 2 लाख रुपए में तुझे ये खरीदनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्शन। कॉर्शन करके मैंने उसे डरा कर फ्री कंसेंट मैंने उसकी कंसेंट ली है। ऐसी कंसेंट को क्या हम फ्री कंसेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम किसी को डरा धमका कर या किसी के दबाव में आके जब अपनी कंसेंट देते हैं या किसी से कंसेंट लेते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप अपनी पावर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सामने वाले का डिसीजन। फॉर एग्जांपल, बॉस है, उसने एम्प्लॉय को बुलाया और अपनी खटारा गाड़ी उसको चिपकाने की कोशिश की और कहा कि भाई खरीद लो, देख लो, तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो मैं कुछ लोगों को जॉब से निकाल ही रहा हूँ, देख लो। ऐसे बोलने के बाद क्या वो एम्प्लॉय नहीं सोचेगा कि हाँ भैया खरीद ले वरना तेरी जॉब चली जाएगी? तो वहाँ पर बॉस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आप किसी से उसकी कंसेंट लेते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है, एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉड की, तो फ्रॉड होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और इस टाइम पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए ने कार बेचनी है बी को, एंड बी ने कार खरीदनी है, लेकिन बी लॉकडाउन की वजह से कार चेक करने नहीं आ रहा, तो बी इसको कहता है कि यार तू मुझे काम कर, कार की फ़ोटोज़ ना व्हाट्सएप कर दे। तो ए ने फ़िलहाल वाली सिचुएशन की फ़ोटो, मतलब अब जो खटारा कार हो रही है उसकी फ़ोटो भेजने की बजाय जब उसने कार नहीं ली थी तब की फ़ोटो भेज दी, तब की कंडीशन वाली भेज दी, ताकि भाई पैसे ज़्यादा हो जाए और उसको लगे कार अच्छी है एंड डील हो जाए। तो ये उसने जानबूझ करके किया है, ये फ्रॉड है। अगर बी अपनी सहमति दे रहा है, वो सहमति उन फोटोज़ को देख के दे रहा है जो उसने अच्छी वाली भेजी है। क्या वो सही थी? नहीं थी, क्योंकि अब तो वो खटारा वाली कंडीशन में। तो ये फ्रॉड हुआ बी के साथ। और जब बी ने कंसेंट दी, क्या वो फ्री कंसेंट होगी? क्या अपनी रजामंदी उसने फ्रीली दी है? नहीं दी है। और क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन, गलती से दे दिया, मिस्टेक, गलती से चीज़ें हो गई। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, बिल्कुल किसी ना किसी दबाव में ना आके। अगर मैं कंसेंट उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो बात आती है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ की। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ की ये बात होती है कि कौन कौन से लोग हैं ऐसे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं। इसका मतलब एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? कोई बंदा, देखो यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दिखेंगे, लुनैटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन, या कोई ऐसे दवाइयों के नशे में रहने वाला, या जिसकी भी दिमागी हालत, मेंटल स्टेट सही नहीं होता, ऐसे इंसान के साथ। या फिर कोई एक बंदा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनसाउंड माइंड रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे वो नहीं होते, ऐसे जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनसाउंड माइंड रहते हैं, कुछ टाइम के लिए साउंड माइंड रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए साउंड माइंड होते हैं, अदरवाइज थोड़ी टाइम के लिए अनसाउंड माइंड होते हैं, अदरवाइज साउंड माइंड होते हैं। तो इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब वो साउंड माइंड होंगे। ड्रंकन पर्सन के साथ आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा, तीसरा आता है नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। ठीक है, कोई जेल में है तो क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। मान लो हमने किसी ऐसी कंट्री के इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था जिससे अब वॉर चल रहा है, या वॉर चल रहा था उस बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में 3 चीज़ आती हैं। माइनर आते हैं, साउंड माइंड वाली चीज़ आती है कि माइनर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड वाले बंदे नहीं कर सकते, और तीसरा ये वाले जो डिस्क्वालीफाइड होते हैं वो वाले बंदे नहीं कर सकते। तो हमने कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ कर लिया है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ये बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स हैं जैसे लुनैटिक हो गया, इडियट हो गया, ऐसे वर्ड्स को आपको लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, कंसिडरेशन की बात करूँ, कंसिडरेशन में वर्ड आता है क्विड प्रो क्यू कंसिडरेशन के लिए, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि मैंने ए और बी वाला आपको समझाया था कि ए के लिए कंसिडरेशन क्या थी कि उसको पैसे मिल रहे हैं, बी के लिए कंसिडरेशन क्या थी कि उसको कार मिल रही है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उसके अंदर कंसिडरेशन होगी, क्योंकि कंसिडरेशन होगी तभी तो वो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट होगा तभी हम उसे इन्फॉर्सिबल बाय लॉ करा सकेंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कंसिडरेशन होना मस्ट है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लॉफुल की बात करूँ तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। मान लो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ ड्रग्स का, तो क्या मैं कर सकती हूँ? क्या वो लॉफुल है? इलीगल है? तो हम ऐसे का कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। एंड
वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि पहले वो अच्छा था बाद में वैसा हो गया है तो बाद में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने एसेंशियल पार्ट्स कर लिए थे सारे के सारे। के टाइप्स देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम इस चैप्टर को जल्दी से टाटा बाय बाय कर सकें। तो अगर मैं वैलिडिटी की बात करती हूँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जिसमें सारे एलिमेंट जो हमने अभी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे कंप्लीट हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले अच्छे थे बाद में बुरे हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोई पॉलिसी में चेंज आ गया, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बाद में वो खराब हो गए। बाद में मान लो किसी चीज़ के बारे में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, वो बाद में उस चीज़ को गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल ये होता है जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती है। फ्री कंसेंट नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है, तो सबसे पहले वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। बाद में उस बंदे के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि ए ने बी को फ्रॉड किया था, बी के साथ फ्रॉड किया था गलत फोटोज बेच के, बाद में बी को पता लगा, तो अब बी के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे, या तो वो सच में ऐसे ही खरीद ले, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो ये बी क्या होती है, इसमें एग्रीव्ड पार्टी मानी जाती है। बी क्या हो गया, जिसके साथ बुरा होता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या हो गए कि हमने कोई इलीगल एग्रीमेंट किया है, इलीगल चीज़ को लेकर हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो ड्रग्स वाली चीज़ में बोल रही हूँ, वो इलीगल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने कोई ना कोई फॉर्मेलिटी छोड़ दी है जिसकी वजह से अब आप एक दूसरे को सू नहीं कर सकते। ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन दोनों ने कोई ऐसी फॉर्मेलिटी छोड़ दी है जिसकी वजह से बी अब उसे ए को सू नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज उसने फ्रॉड किए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अनफॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स नहीं करवा सकते, हम लोग सू नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होते हैं कि जब हम अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट या तो बोलकर या लिखकर होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप हो जाता है। इम्प्लाइड के अंदर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैसिट का मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो, कुली आपका सामान उठाकर चल दे रहा है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइड है कि अब आपको पैसे उसको देने पड़ेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो, ऑर्डर करते हो, वेटर को बुलाते हो, खाते हो पीते हो, तो उसके बाद ये थोड़ी ना खड़े होकर चल दिए मेरे भाई कि तूने तो मुझे बताया नहीं था पैसे भी देने हैं, मुझे क्या पता। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अंदर गए हो, आपने ऑर्डर किया, आपने खाया, तो ये इम्प्लाइड है कि आपको ये देना ही पड़ेगा, आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने आप में ही होता है। टैसिट की अगर मैं बात करूँ तो साइलेंस, कि हमने कुली को बोला नहीं था, हम चुप थे, उसने चला के चल दिया, वो हमने उसे बोला नहीं अरे रुक, है ना, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी चाहती नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ना कोई सामान मिलता है तो आपकी ड्यूटी है उसे लौटाने के लिए, आप उसको उसके सही ओनर को पहुंचाएं। अगर आप नहीं पहुंचाते हो तो हो सकता है ओनर ये भी कह दे कि आपने चोरी की है, आपको सू भी कर सकता है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ होती है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में। जिसको वो सामान मिला है उसके पास भी ऑब्लिगेशन हो गई कि उसको वो सामान वहाँ तक पहुँचाना है जिसका वो सामान है। हाँ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है और नहीं लिखा है वो बात अलग है, वो कोशिश तो करे एटलीस्ट, तो वो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट वो हो गए। अगर मैं बात करती हूँ ई-कॉम की, ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो डिजिटली आजकल इतना ट्रेड हो रहा है और डिजिटली जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे कर लिए, विद द एग्जाम्पल्स कर लिए। मैं एग्जाम्पल्स बोल रही थी, आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। परफॉर्मेंस की बात अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजी है, जल्दी से कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी ए एंड बी वाला जो था, ए ने अपनी कार दे दी, बी ने उसकी कार ले भी ली और पैसे वापस दे दिए, दैट मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? फ्यूचर डेट में होगा अभी। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि यार मेरी कार ले ले, 2 लाख में मैं तुझे दे दूंगा। बी कहता है हाँ ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया और हो गया, लीगल पेपर्स उन लोगों ने जो भी करवाना था सब कुछ करा दिया। लेकिन क्या कहा? बी ने कहा कि काम करता हूँ अभी रुक जा, कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्होंने कहा बाद में हम लोग ले लेंगे, तू बाद में कार दे दियो, तू बाद में पैसे दे दियो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर डेट में होने वाला है। अच्छा, मान लो यूनिलेटरल और बिलेटरल का मतलब क्या आ जाता है इसमें? यूनिलेटरल अगर मैं लेती हूँ कि मान लो बी ने पैसे तो भिजवा दिए,
बी का ऑब्लिगेशन क्या था, पैसे देना, तो बी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी, बी ने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए भिजवा दिए। लेकिन अब ए कहता है कि यार अभी लॉकडाउन है, मैं भिजवा नहीं सकता, कार लॉकडाउन के बाद मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, एक पार्टी अभी रह गई है, तो वो यूनिलेटरल हो गया। बिलेटरल क्या हो गया, दोनों पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की है, तो वो बिलेटरल होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई अगर दोनों ने ये कहा कि हम लॉकडाउन के बाद कर लेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड बिलेटरल। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स भी कर लिए हैं। हमने ये यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ऑफर वाली चीज़ आती है, ऑफर वाली चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी, हम लोग सारे चीज़ें कवर करने वाले हैं, पूरा बिजनेस लॉ साथ में कवर करने वाले हैं। 20-25 मिनट्स की आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी, तो आप जल्दी से उसे रिवाइज करते रहिएगा। लास्ट में हम लोग हमेशा केस स्टडीज़ भी सॉल्व करेंगे, तो वो भी करते रहिएगा। ओके, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, जितनी भी वीडियोज़ होंगी, वहाँ मिल जाएगी, आप उस पर मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जितने भी क्वेरीज हैं आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून विद मी।